हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो ये एक और वीडियो लेके आया हूँ मैं चैप्टर 2 के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। एंड वंस अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है ये आपके लिए। और इसमें हम IBO 4 के जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 के, दैट विल बी CIF, CPT, CIP एंड DAF। आप क्या होते हैं टर्म्स, बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने जो डिस्कस करे थे टर्म्स, दैट वर CFR, FCA, FAS, FOB एंड इनको टर्म। ठीक है, तो अगर आपको उन टर्म्स की नॉलेज चाहिए, आपको उन टर्म्स के बारे में जानना है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पर जाके उसको चेक कर सकते हैं। जिन्होंने देख लिया वेल एंड गुड है, वो इस वीडियो के साथ आगे बढ़ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मिशन याद दिला दूँ। जो हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें हमारा मिशन है टू अचीव एटलीस्ट 70%। आई एम श्योर कि आपको ये याद होगा, हमारा टारगेट है 70, कम नहीं चाहिए दोस्तों। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपने सबसे पहले टॉपिक के साथ में, जो कि हमारा है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो अगर बात करें CIF की, तो CIF नंबर फर्स्ट पॉइंट पे आइए। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनको टर्म एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑल इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो इनको टर्म है, जो कि आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में यूज़ होता है, दैट इज़ CIF, विच इज़ कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो दोस्तों, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था इनको टर्म की फुल फॉर्म। तो इनको टर्म की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इनको टर्म, जल्दी बताइए। जिनको पता है बहुत अच्छे, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। जिनको नहीं पता, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। इनको टर्म की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इनको टर्म। तो जो हमारा CIF है, दैट इज़ widely used Incoterm which is applicable in both import and exports. Okay, अब बात करेंगे होता क्या है ये cost insurance and freight। CIF means apart from paying the cost and freight necessary to bring the goods to the named port of destination, the seller also has to purchase a marine insurance policy to cover the risk of loss or damage to the goods during the transit. Okay, तो जो हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट था CFR, बहुत रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये भी। तो जो कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट आपका इनको टर्म है, इसका मतलब होता है कि जो सेलर है हमारा, सिर्फ वो आपका कॉस्ट और फ्रेट ही नहीं पे करेगा, जो कि गुड्स को आपका रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी होगा। कॉस्ट एंड फ्रेट ही नहीं, साथ में उसके एक उसको मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेनी पड़ेगी टू कवर द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज टू द गुड्स ड्यूरिंग द ट्रांजिट। ठीक है, once again I'm repeating to make you clear about this point। कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट जो हमारा इनको टर्म है, इसका मतलब ये होता है जो हमारा सेलर है, जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा, हमारा जो गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा, वो सिर्फ कॉस्ट एंड फ्रेट नहीं बियर करेगा, बल्कि एक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीदेगा टू कवर द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज टू द गुड्स। ठीक है, अपने जो गुड्स हैं उसके लॉस या डैमेज के रिस्क को कवर करने के लिए वो क्या करेगा, आपका एक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीदेगा। ओके, नाउ दोस्तों, जो ये टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान बनाए रखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जो पॉइंट नंबर 3 है हमारा, इट सेज कि अंडर दी कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट टर्म द सेलर इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इंश्योरेंस ऑन मिनिमम कवर। ठीक है, तो जो हमारा ये CIF टर्म है, इसके अंदर जो हमारा सेलर है उसको मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी ज़रूरी है। और जो इंश्योरेंस पॉलिसी होगी वो होगी मिनिमम कवर पर, यानी कि उसको कोई बड़े अमाउंट की इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेनी। उसको इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम बस इतना ध्यान रखना है कि जो उसकी गुड्स की कॉस्ट होगी मिनिमम, वो उसमें कवर हो जाए, ताकि इन केस इफ एनी डैमेज और एनी लॉस इज कॉस्ट टू दी consignment or the goods, then the same can be covered by the insurance company. So this is the first condition. Now let's talk about the point number 4. The protection or insurance of greater cover can be taken only if the buyer wants it
for obtaining insurance of greater cover, either the buyer is required to convince the seller or else has to pay make his own extra insurance arrangement. तो बात करेंगे कि मिनिमम कवर ही लेना रिक्वायर्ड है अंडर द CIF टर्म सेलर को। बट अगर मान लीजिए जो हमारे इंश्योरेंस है या उसकी प्रोटेक्शन की कवर को हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपकी बायर की होगी। अगर बायर को एक्स्ट्रा कवर चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए एक्स्ट्रा, देन either he is supposed to ask the seller to make proper arrangement for the greater cover or else उसको खुद का इंश्योरेंस अरेंजमेंट करना पड़ेगा गुड्स के लिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कवर करने के लिए मिनिमम कवर तो आपका सेलर कराएगा ही कराएगा। अगर एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए उसको अपने गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, देन ईदर ही सपोज टू inform or convince the seller about it or else he has to make the arrangement on its own। ठीक है, तो या तो खुद अरेंजमेंट करेगा या फिर सेलर को बोल के क्या कराएगा, उसको कन्विंस कराएगा कि वो आपका एक्स्ट्रा कवरेज के साथ में इंश्योरेंस कराए। Now the last point is this term, that is CIF, cost insurance and freight, can be used for sea or inland waterway transport। तो आपका जो ये टर्म है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ये आपका सी और इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट के लिए ही यूज़ होगा, अदरवाइज यूज़ नहीं होगा। सी ट्रांसपोर्ट एंड इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट, ये दो केसेस में ही आपका CIF कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट टर्म यूज़ होगा। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ प्रीटी क्लियर। सो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, विच इज़ कैरेज पेड टू, शॉर्ट में बोलते हैं CPT। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी कुछ दिनों में आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट टू प्रिपेयर मोर एंड मोर वीडियोस टू सपोर्ट यू फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम्स। तो काफ़ी और वीडियोस आने वाली हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। बाकी अगर कोई आपका सजेशन हो तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, आई विल बी ग्लैड टू टेक इट। ओके, मेरा मोटिव यही है कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं, रेस्ट आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू। ठीक है, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। ओके, तो कैरेज पेड टू अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, कैरेज पेड टू CPT मीन्स दैट द सेलर विल पे द फ्रेट फॉर द कैरेज टू ब्रिंग द गुड्स टू द नेम्ड डेस्टिनेशन। ओके, तो कैरेज पेड टू जो हमारा इनको टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि जो कैरेज को रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक लाने के लिए आपका जो भी फ्रेट चार्जेस आप पे करेंगे दैट विल बी बोर्न बाय दी सेलर। तो जो फ्रेट चार्जेस होगा अपने कैरेज को रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक लाने का, वो बेयर करना पड़ेगा सेलर को। ठीक है, वो पे करना पड़ेगा सेलर को। The risk of loss or damage to the goods is transferred to the buyer once the goods are handed over to the nominated carrier। तो जो भी कैरियर आपका डिसाइडेड होगा बायर और सेलर के थ्रू, तो अगर वो गुड्स सेलर के थ्रू आपके नॉमिनेटेड कैरियर तक पहुंचा दी जाती है, तो जो भी रिस्क होगा फर्दर आपका, चाहे वो लॉस ऑफ गुड हो चाहे वो डैमेज टू द गुड्स हो, वो ट्रांसफर्ड हो जाएगा फ्रॉम सेलर टू दी बायर। लेकिन कंडीशन यही है कि द गुड्स मस्ट बी हैंडेड ओवर टू दी नॉमिनेटेड कैरियर। अगर वो आपकी हैंडेड ओवर नहीं है, वो प्रोवाइडेड नहीं है नॉमिनेटेड कैरियर को, तो जो रिस्क होगा वो सारा का सारा सेलर का होगा। जैसे ही नॉमिनेटेड कैरियर को प्रोवाइड कर दी जाएगी गुड्स, जो रिस्क होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम सेलर टू बायर। ओके, this means that the buyer has to bear all risk and any other cost occurring after the delivery of good। तो जैसे ही गुड्स की डिलीवरी हो जाएगी, आपका जो रिस्क होगा गुड्स के डैमेज या उनके लॉस से रिलेटेड, वो आपका बायर का हो जाएगा, फिर सेलर का नहीं रहेगा। द CPT टर्म requires the seller to clear the goods for export। तो जो ये थर्ड पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो जो हमारा कैरेज पेड टू इनको टर्म है, इस टर्म के अकॉर्डिंग जो सेलर है उसको एक्सपोर्ट की सभी क्लैरिफिकेशंस लेनी पड़ेंगी, यानी कि जो भी क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, द सेलर इज सपोज टू टेक इट। इसमें आपकी बायर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा
कैरेज पेड टू में बेसिकली क्या है, जो सेलर की जिम्मेदारी है, सेलर की ऑब्लिगेशन है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपका फ्रेट चार्जेस होगा वो पे करना जब तक गुड्स आपके डिस्कस्ड और नॉमिनेटेड डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचती। ओके, तो अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू विच इज़ CIP। तो जो हमारा ये टर्म है कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू, जिसको हम शॉर्ट में CIP बोलते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं क्या होता है ये। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं सबसे पहले। Carriage and insurance paid to CIP means that the seller will not only pay the freight for the carriage to bring the goods to the named destination, but also has to insure the buyer's risk of loss or damage during carriage. तो जो प्रीवियस हमारी इनको टर्म थी कैरेज पेड टू, तो उसमें बेसिकली सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी टू पे द कैरेज फ्रेट। बट यहाँ पर अगर हम बात करें CIP के केस में, जो हमारा कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू इनको टर्म है, इसमें दोनों चीज़ें कवर होंगी। सबसे पहली चीज़, जो भी फ्रेट होगा आपका कैरेज का, आपकी गुड्स डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में जो भी आपका फ्रेट चार्जेस होगा वो पे करेगा सेलर। इसके अलावा एक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेनी पड़ेगी टू कवर द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट। तो आपका इंश्योरेंस कवरेज भी लेनी पड़ेगी सेलर को, जिसके लिए उसे अमाउंट पे करना पड़ेगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट जो आपका फ्रेट चार्जेस होगा गुड्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, दैट इज ऑल्सो सपोज टू बी बोर्न बाय सेलर। ओके, next point, under the CIP term, under the cost and insurance paid to term, the seller is required to obtain insurance only on minimum cover। जैसा हमने previous point में पढ़ा था, तो प्रीवियस टू प्रीवियस अब बात करूं तो जो हमारा CIF का टर्म था उसमें मेंशन था कि जो सेलर है उसको मिनिमम कवर का इंश्योरेंस लेना है। ओके, इन द सिमिलर मैनर CIP में भी सेम कंडीशन है, जो सेलर है उसको एक मिनिमम कवर का इंश्योरेंस लेना है। अगर उस बायर को ग्रेटर कवरेज चाहिए इंश्योरेंस की, तो देन ईदर ही कैन convince the seller to do that, or else he can make his own arrangements। okay, तो दोस्तों आज का लास्ट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ विच इज़ DAF, डिलीवर्ड एट फ्रंटियर। डिलीवर्ड एट फ्रंटियर, अगेन वन ऑफ द बेस्ट एंड एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं नाउ। डिलीवर्ड एट फ्रंटियर, DAF मीन्स दैट द सेलर्स ऑब्लिगेशन of delivering the goods is fulfilled when the goods are made available, cleared for export at the named point and place at the frontier before the customs border of the adjoining country। तो delivered at frontier, frontier is basically the border of any country। ठीक है, तो जो हमारा ये टर्म है DAF का, डिलीवर्ड एट फ्रंटियर, इट मीन्स कि सेलर की ऑब्लिगेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग द गुड्स को डिलीवर करने की तब पूरी हो जाएगी जब जो गुड्स होंगी हमारी वो आपकी अवेलेबल करा दी जाएंगी एट द नेम्ड पॉइंट एंड प्लेस ऑफ द फ्रंटियर। ठीक है, तो जो भी हमारी डिस्कस्ड प्लेस और पॉइंट होगा, अगर वहाँ तक गुड्स अवेलेबल करा दी जाती हैं किसके थ्रू, आपकी सेलर के थ्रू, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो जो लास्ट पॉइंट है हमारा, दैट सेज DAF टर्म इज़ मेनली यूज्ड व्हेन गुड्स आर कैरीड बाय रेल और रोड ट्रांसपोर्ट। तो ये पॉइंट बहुत ही ध्यान रखने वाला है। जो हमारा डिलीवर्ड एट फ्रंटियर टर्म है, जो ये टर्म है, ये तभी यूज़ होगा व्हेन गुड्स आर कैरीड बाय ईदर रेल और रोड ट्रांसपोर्ट। तो रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू या रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू जब भी गुड्स आपकी क्या करी जाएंगी, एक्सपोर्ट की जाएंगी या इंपोर्ट की जाएंगी, देन विल बी यूजिंग दिस टर्म डिलीवर्ड एट फ्रंटियर। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर प्रीटी क्लियर। एंड दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। एंड जल्दी मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।